There is a knife there as well. What? There is a knife if you want. I know there is. This is something that is more unusual. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हमारे समय की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। 14 स्वतंत्र राज्यों में सम्राट, ब्रिटिश सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर और चर्च ऑफ इंग्लैंड की प्रमुख। ये वीडियो ब्रिटिश दिलों पे राज करने वाली विंडसर राजवंश की महामणि की याद में समर्पित है। एलिजाबेथ द्वितीय कैसे रहती थी ग्रेट ब्रिटेन की महारानी और किस तरह उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। राजकुमारी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मारिया का जन्म 21 अप्रैल 1926 को ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क के परिवार में उनके दादा के शासनकाल के दौरान हुआ था, जॉर्ज द फिफ्थ। ये बच्ची परिवार की पहली संतान बन गई और उसे अपना नाम एलिजाबेथ उसकी माँ एलिजाबेथ बोविस लियोन के सम्मान में मिला। घर पर लड़की को प्यार से लिलिबेट कहा जाता था क्योंकि इसी तरह वह खुद का नाम पुकारती थी। 4 साल बाद उसे एक छोटी बहन भी मिली जिसका नाम मार्गरेट था। शासनस्थ राजा की मृत्यु और लिलिबेट के चाचा के त्याग के पश्चात उसके पिता पर दिसंबर 1937 में राज्य सौंपा गया, इसलिए लिलिबेट सिंहासन की अगली दावेदार बन गई। उसका परिवार बकिंगम पैलेस में बस गया जहां ग्रेट ब्रिटेन की भावी रानी ने अपना बचपन और युवा जीवन बिताया। बच्ची ने घर पर ही एक शानदार ह्यूमैनिटीज की शिक्षा प्राप्त की जिसमें कानून, धर्म, कला और विदेशी भाषाओं सहित कई आवश्यक विषयों में महारत हासिल की। एलिजाबेथ को अध्ययन करना पसंद था। यह दावा किया जाता है कि उसने अपने दम पर फ्रेंच सीखा। वह घोड़ों और कुत्तों को भी पसंद करती थी और अपनी साफ सफाई और जिम्मेदारी के लिए जानी जाती थी। 1940 में इस 14 वर्षीय लड़की ने पहली बार रेडियो पर भाषण देकर अपने साथी नागरिकों को सार्वजनिक रूप से संबोधित किया। दौरान द्वितीय विश्व युद्ध उसने उन बच्चों के लिए समर्थन व्यक्त किया जो युद्ध से पीड़ित थे। 17 साल की उम्र में एलिजाबेथ ने पहली बार ग्रेनेडियर गार्ड्स के सामने स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन दिया और 1 साल बाद वह 5 राज्य पार्षदों में से एक बन गई, जिससे उसे आवश्यक होने पर राजा के कार्यों को निभाने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1945 की शुरुआत में एलिजाबेथ महिला आत्मरक्षा यूनिट में शामिल हो गई और बाद में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया। वह वास्तविक सैन्य सेवा पूरी करने वाली, एम्बुलेंस चलाकर मैकेनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली रॉयल फैमिली की पहली महिला बनी है। ग्रीस और डेनमार्क के युवा प्रिंस फिलिप माउंटबैटन और एलिजाबेथ की प्रेम कहानी युद्ध काल में सामने आ गई थी। उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार थे, अर्थात उनकी परदादी रानी विक्टोरिया की वंश के चौथे चचेरे भाई बहन। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब फिलिप 13 साल का था और एलिजाबेथ केवल 8 साल की थी, लेकिन 5 साल बाद एलिजाबेथ अपने चचेरे भाई को पूरी तरह से अलग नजर से देख रही थी। अपनी बहन के साथ वह अपने पिता सहित डार्टमouth के रॉयल नेवल कॉलेज की यात्रा के दौरान गई, जहां संयोग से एक सुंदर युवक उनका मार्गदर्शक बन गया। फिलिप इतना आकर्षक, हैंडसम और बेहद मजाकिया लड़का था कि एलिजाबेथ को पहली मुलाकात में ही उससे प्यार हो गया। वह विशेष रूप से फिलिप के खाने की भूख पर फिदा हो गई। लंच के दौरान उसने प्रॉन्स और डिजर्ट में बनाना स्प्लिट खाया। उसके बाद पत्राचार, दुर्लभ बैठकें, प्रेमालाप और उत्साह में वर्ष बीत गए। युद्ध के साथ जॉर्ज द सिक्स्थ अनिश्चित था कि फिलिप अपनी बेटे के लिए सही पति होगा या नहीं। लव स्टोरी में बाधा बन गया। पहला, फिलिप की वंशावली पारिवारिक घोटालों के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरा, वह बेहद अमीर नहीं था। तीसरा, उसकी पर्सनालिटी के कुछ पहलू थोड़े अजीब से थे। फिलिप के राजनीतिक विचार थोड़े गलत थे, बहुत ही अनुचित चुटकुले मारता था और दूसरों के साथ बहुत तेजी से बात करता था। लेकिन सच्चे प्यार के खिलाफ कौन जा सकता है, और एलिजाबेथ भी फिलिप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसलिए जब 1947 में फिलिप ने राज सिंहासन के उत्तराधिकारी से शादी करने की अनुमति मांगी तो उसने अपनी सहमति दे दी। हालांकि एक शर्त जरूर रखी, शादी राजकुमारी के उम्र में आने के बाद ही होगी। उस समय इंग्लैंड में बहुसंख्य विवाह उम्र 21 साल मानी जाती थी। उसी समय दूल्हे को न केवल अपने ऑर्थोडॉक्स धर्म को त्याग कर एंग्लिकनवाद में परिवर्तित होना पड़ा, बल्कि उसे सभी उपलब्ध उपाधियां त्यागनी पड़ी और उसे अपने भावी ससुर से ड्यूक ऑफ एडिनबरा की उपाधि मिल गई।
सगाई की घोषणा आधिकारिक तौर पर 1947 के जुलाई में की गई थी और भावी रानी की अंगूठी प्रसिद्ध ज्वेलर्स हाउस जेरार्ड के द्वारा अपनी मां के मुकुट से लिए गए हीरे से राजकुमार के व्यक्तिगत स्केच के अनुसार बनाई गई थी। फिलिप ने शेष हीरे को कंगन में बदल दिया, जिसे उसने दुल्हन को शादी के उपहार के रूप में सौंप दिया। सगाई के कुछ समय पहले, जिस दिन वह 21 साल की हुई, राजकुमारी ने पूरी तरह से अपना जीवन ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा में समर्पित करने का वादा किया। I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. यह कार्यक्रम शाही परिवार की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान हुआ था। जल्द ही राजकुमारी और राजकुमार फिलिप की शादी हुई। शाही मानकों के अनुसार मामूली शादी 20 नवंबर 1947 को हुई थी। ब्रिटेन ने युद्ध की राख को हटा दिया था और शांतिपूर्ण जीवन को थोड़ा थोड़ा करके बहाल कर रखा था, इसलिए सरकार लोकप्रिय आलोचना से डरती थी। जीवन कठिन था, भोजन और कपड़े ताश के पत्तों पर थे। सभी प्रयासों के बावजूद अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, लेकिन प्रजा ने अप्रत्याशित रूप से बहुत खुशी और उत्साह के साथ विवाह का स्वागत किया। वेडिंग ड्रेस के लिए डोनेशंस, शादी के केक के लिए सामग्री, ग्रीटिंग कार्ड्स पूरे देश से राजकुमारी को भेजे गए। एलिजाबेथ को उन कार्डों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था जो लोगों ने भेजे थे, इसलिए उसने अपने भेजे गए कार्डों के साथ खरीदे गए कपड़ों से शादी की पोशाक सील दी और अपना मेकअप खुद बनाया। उसी समय वेस्टमिंस्टर एबे में एले पर खड़े होकर वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और बस खुशी से चमक रही थी। उसने फिलिप को एंजल पुकारा और उसने बदले में कहा कि वह एलिजाबेथ जैसे व्यक्ति के लायक नहीं था। हनीमून के बाद, जिसे युवा जोड़े ने हैम्पशायर में बिताया, फिलिप ने माल्टा में अंग्रेजी नौसेना में अपनी सेवा जारी रखी और एलिजाबेथ नियमित रूप से यूनिट में उनसे मिलने जाती थी। 1 साल बाद दंपत्ति को पहला संतान हुआ, प्रिंस चार्ल्स, और 2 साल बाद राजकुमारी एन का जन्म। उसी समय 50 के दशक की शुरुआत में जॉर्ज की खराब तबीयत के कारण एलिजाबेथ ने राजनयिक विश्व मंच पर ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल ली। फिलिप को सर्विस छोड़नी पड़ी और अपनी पत्नी के साथ दुनिया भर यात्रा करनी पड़ी। अगले 2 वर्षों में उसने और उसके परिवार ने बहुत यात्रा की और यहाँ तक कि उसे अपने पिता की मृत्यु की खबर भी दूर केनिया में मिली। 2 जून 1953 को एलिजाबेथ आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन की महारानी और संबंधित राज्यों की सम्राज्ञी बनी। दिलचस्प बात यह है कि हमारी नायिका ने आदेश दिया कि उसके वंशज विंडसर परिवार के होंगे, जिसके लिए फिलिप ने शिकायत की कि वह देश का एकमात्र व्यक्ति था जिसे उत्तराधिकारियों को अपने नाम देने की अनुमति नहीं थी। हालांकि बाद में रानी ने राजवंश के उपनाम को बदला, बिना बच्चों को व्यक्तिगत उपनाम को संयुक्त माउंटबेटन विंडसर में बदल दिया। एलिजाबेथ अधिकाधिक बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन अगला बच्चा प्रिंस एंड्रयू केवल 1960 में पैदा हुआ और 4 साल बाद प्रिंस एडवर्ड। एक बड़े खुशहाल परिवार का सपना अंततः सच हो गया। हालांकि पति और पत्नी की बेवफाइयों के बारे में लगातार अफवाहें फैलती रहती थी। सूत्रों के अनुसार रानी फिलिप के व्यवहार से अवगत थी, लेकिन उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, ये मानते हुए कि ये सभी पुरुष का स्वभाव है, और रॉयल स्टेटस ने उसे एक बेवफा पति को दरवाजे से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी। एक सम्राट के रूप में एलिजाबेथ न केवल परंपराओं को संरक्षित करती थी, बल्कि नई प्रथाओं का भी परिचय देती थी। शर्मीले स्वभाव के बावजूद उसने टेलीविजन पर अपने राज्याभिषेक को प्रसारित करने का फैसला किया, जिसने राजशाही को खुलेपन के एक नए युग में प्रवेश करवाया। और 1970 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौर के दौरान उसने रॉयल वॉक्स की प्रथा शुरू करी, जिसमें वह शहर की सड़कों पर आम लोगों के साथ बातचीत करती थी। एलिजाबेथ II के राज्यकाल के तहत रॉयल फादर बच्चे के जन्म के समय उपस्थित होने लगे। परिवार के सदस्यों को कैथोलिक लोगों से शादी और तलाकशुदा करने की अनुमति दी गई और सिंहासन के उत्तराधिकार के भेदभावपूर्ण प्रथा को भी समाप्त कर दिया। जब लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी, एलिजाबेथ एक पत्र भेजने के लिए ईमेल उपयोग करने की पहले रानी बनी। एलिजाबेथ के शासनकाल के लंबे वर्षों के दौरान वह कई असैसिनेशन अटेम्प्ट से बची रही। 1970 में हमलावरों ने एक ट्रेन दुर्घटना रचने की कोशिश की। 1981 में न्यूजीलैंड के एक युवा ने रानी पर गोली चलाई, लेकिन सौभाग्य से रानी बच गई। और इससे कुछ समय पहले यूके में एक राष्ट्रीय अवकाश के दौरान ऐसे ही केस हुआ था, लेकिन फिर एक 17 वर्षीय व्यक्ति ने रिक्त स्थान निकाल दिया था। एलिजाबेथ उस समय घोड़े पर थी और परेड का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन वह जल्दी से सदमे से उबरने और भयभीत जानवर को शांत करने में जची थी, जिसने अपने मुकुट सवार को फेंकने की कोशिश की और एक बार उसके अंगरक्षक ने उसे लगभग गोली मार दी। तथ्य ये है कि एक रात एलिजाबेथ को अनिद्रा से पीड़ा हुई थी
और उसने महल के परिवेश में थोड़ा घूमने का फैसला किया, जहां वो एक सतर्क गार्ड के पास आई थी। इसके अलावा ये पता नहीं है कि उन दोनों में से कौन उस स्थिति में अधिक डरा हुआ था। एलिजाबेथ ने 1992 को अपना सबसे खराब साल कहा है। उस समय प्रेस में रानी की व्यक्तिगत स्थिति पर सक्रिय रूप से चर्चा हो गई थी, जिसने रिपब्लिकन्स की आवाजें अधिकाधिक बढ़ा दी थी। सारी मीडिया उनके विस्तारित परिवार के बीच केसेस और तनावपूर्ण विवाह के बारे में सुर्खियों से भरा था। रानी की जर्मनी यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उस पर अंडे फेंककर हमला किया और इसे बंद करने के लिए विंडसर कैसल में एक बड़ी आग लग गई। एलिजाबेथ ने अपनी सामान्य गरिमा के साथ इन सभी परेशानियों का सामना किया और खर्चों में कटौती करके और स्वेच्छा से आयकर का भुगतान करके वित्त घोटालों को हल किया। हालांकि पूरे शासनकाल की सबसे गंभीर आलोचना 1997 में रानी पर बरस पड़ी, जब राजकुमारी डायना की मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ द्वितीय को तब संयम के रूप में जनता से बहुत कुछ मिला और त्रासदी के बाद पहले 5 दिनों में अपनी पूर्व बहू की मौत के बारे में कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन रानी ने लेडी डायना के अंतिम संस्कार के एक दिन पहले एक रिकॉर्ड टीवी भाषण बनाकर इस समस्या को हल किया। हालांकि अंग्रेजों के लिए राजशाही की आलोचनात्मक बातचीत अभी भी चलती है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार सालाना लगभग $300 मिलियन शाही परिवार से संबंधित खर्चों पर जाते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के व्यक्तिगत धन का अनुमान विशेषज्ञों द्वारा $600 मिलियन बताया जाता है। इसमें निवेश, कला और गहनों के कार्यों का संग्रह है। साथ ही नॉरफॉक में सैंडरिंघम पैलेस और बैलमोरल कैसल शामिल है, जो रानी एलिजाबेथ को विरासत में मिला है। अन्य निवासों में बकिंघम पैलेस, विंडसर कैसल, हॉलीवुड पैलेस जो स्कॉटलैंड की राजधानी में है, और नॉर्दर्न आयरलैंड में हिल्सबरो कैसल। वर्तमान सम्राट अपने शासनकाल की अवधि में इनके केवल अस्थायी मालिक है। सम्राट ब्रिटिश क्राउन के इन और अन्य मल्टीबिलियन डॉलर के धन को नहीं बेच सकता है, केवल धन को नियंत्रित करने का अधिकार उसे प्राप्त है। विरासत में मिली संपत्ति के लिए क्वीन मदर ने एलिजाबेथ के लिए लगभग £70 मिलियन छोड़ दिए, जिसमें आर्ट के कई महत्वपूर्ण वर्क शामिल है। रानी के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने $12 मिलियन की राशि क्वीन के लिए छोड़ी है। उसमें एडवर्ड सीगो द्वारा चित्रों के संग्रह के साथ साथ 3000 पुस्तकों सहित इसके अलावा रानी के पास £120 मिलियन के टिकटों का संग्रह है। दिलचस्प बात यह है कि महामहिम हॉर्स राइडिंग पर दाव लगाने में बहुत सफल है। उसके घोड़ों ने कम से कम 500 प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है और एलिजाबेथ ने खुद 30 वर्षों की भागीदारी में $9 मिलियन कमाए हैं। उसकी अधिकतम जीत पूरे $775,000 की थी और ब्रिटिश रानी ने 600 से अधिक संगठनों और डोनेशन का संरक्षण भी किया और विशेषज्ञों के अनुसार उनके लिए £1.4 बिलियन से अधिक जुटाने में मदद की। सम्राट के पास 2 बड़ी गाड़ियां थी, जो आश्चर्यजनक नहीं है। उसे आधिकारिक कार्यक्रमों और व्यक्तिगत मामलों के लिए दोनों कारों की आवश्यकता थी। पहले केस में ये 3 रोल्स रॉयस कारें, 3 डैमलर और 2 बेंटले हैं। उल्लेखनीय है कि उन सभी के ऊपर लाइसेंस प्लेट नहीं है और उन्हें केवल क्रम में बुलाया जाता है, उदाहरण बेंटले 1 और बेंटले 2। अपने निजी कार्यक्रमों के लिए रानी के पास रोल्स रॉयस फैंटम 4 थी, जिसे उन्होंने 1950 में वापस ऑर्डर किया। अगली रोल्स रॉयस एलिजाबेथ को उनके शासनकाल की 25 वर्षगांठ के लिए सरकार ने उपहार के भेंट में दी थी। महामहिम की एक और कमजोरी को सुरक्षित रूप से लैंड रोवर डिफेंडर माना जाता है, क्योंकि कार ने उसे युद्ध के वर्षों की याद दिला दी। उसके पार्क में 2 रेंज रोवर्स भी थे। उनमें से एक में उसने खुशी से विलियम और केट के साथ सवारी की और दूसरे में से वो प्रजा को खड़े होकर बधाई देती थी। तस्वीर को पूरा करने के लिए एक सुंदर जैगुआर और 2 शानदार बेंटले जोड़ना आवश्यक है। एलिजाबेथ ने मार्च 2019 में सार्वजनिक सड़कों पर ड्राइविंग छोड़ने का फैसला किया, जब उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था। पूरे ड्राइविंग करियर के दौरान रानी कभी भी एक गंभीर दुर्घटना में शामिल नहीं हुई और बेहद कानून का पालन करने वाली थी। कहने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश रानी ड्राइविंग पसंद करती थी। रानी के अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए यहाँ एलिजाबेथ प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल के साथ इतनी कुशलता से संबंध बनाने में कामयाब रही कि राजनेताओं के बीच उनकी राय की बहुत सराहना की जाती है। उदाहरण के लिए मार्गरेट थैचर ने बार-बार सलाह के लिए उनकी ओर रुख किया। रानी हमेशा मनुष्यता और दूसरों के दर्द को समझने के स्वभाव के लिए प्रतिष्ठित रही है। इसीलिए 1986 में विदेश के समुद्री यात्रा दौरान एलिजाबेथ ने यमन में गृह युद्ध के शुरुआत के बारे में जब जाना, उसने अपनी नौका ब्रिटानिया के रूट को बदलने की मांग की और यमन से अधिकाधिक शरणार्थियों को बोर्ड पर ले आने का आदेश दिया। बदौलत रानी के कृत्य 1000 से अधिक लोग बच गए।
एलिजाबेथ को सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ एक खुले और मिलनसार व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। शायद इसलिए वह लोगों के दिलों को आसानी से जीत सकती है। बहुत बार वह कई प्रसिद्ध और प्रभावशाली हस्तियों से मिली है, जैसे कि मैरिलिन मोनरो, जैकी कैनेडी। महारानी एलिजाबेथ सूक्ष्म ट्रोलिंग की कला में बहुत निपुण है। एक बार अपने महल के नजदीकी क्षेत्र में घूमते हुए महारानी की बातचीत कुछ अमेरिकी पर्यटकों के साथ हुई, जिसने पूछा कि क्या प्रिय दादी कभी यहाँ रानी से मिली थी, जिस पर एलिजाबेथ ने अपने चेहरे पर अप्रभावित भाव रखते हुए जवाब दिया, मैंने नहीं देखा, लेकिन उसने देखा। उसने अधिकारी के साथ सिर हिलाया। हालांकि रानी को इस तरह की चीज में अलग रहना पसंद नहीं था, फिर भी वह हमारे समय की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में जानी जाती है। वह शानदार कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन संयम के साथ। वह अक्सर नीले और आकाशी रंगों के ड्रेस में देखी जाती थी और कभी कभी वह ब्राइट फ्यूशिया और लेमन भी चुनती थी। हैंडबैग और स्कार्फ एलिजाबेथ का एक अलग प्यार था। एक बहुत ही मजेदार कहानी रानी और उससे मिलने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई है कि दरबारियों ने गुप्त संकेतों की एक प्रणाली का अभ्यास किया। यदि वो पर्स को मेज पर रखती है तो मीटिंग खत्म है। अगर वो पर्स फर्श पर रखती थी तो लोगों ने बस उसे बोर कर दिया है। महारानी के वार्डरोब में ज्यादातर सैम लाउनर के वर्क शामिल थे। विशेष रूप से उन्होंने 450 पाउंड मूल्य के ट्रेवेटा मॉडल का जतन किया। हंटर रबर के जूते, बारबोर जैकेट, डैक्स रेनकोट और शानदार हेमी स्कार्फ भी हमेशा हाथ में रखती थी। असल में मुझे कहना होगा कि महारानी का फैशन फेलियर्स भी बहुत बार हुए हैं। एक दिन वह एक बदसूरत फ्लावरी ड्रेस में नाइजीरिया राजदूत और उसकी पत्नी के साथ एक नियुक्ति के लिए आई थी, और इसमें मजाक की बात यह थी कि नाइजीरिया के अधिकारों ने बिल्कुल वही मरून रंग के कपड़े पहने थे। 1953 में एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के सम्मान में भोजन के लिए विशेष रूप से बनाए गए एक डिश के कई किस्में, गुलाब, स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे नाम एलिजाबेथ के नाम पर रखे गए हैं। हमें साम्राज्ञी के डाइट प्लान के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि वह कम कार्ब आहार का पालन करती है और वह एक ग्लास ड्राई मार्टिनी या जिन के कॉकटेल या फ्रेंच डुबेने वाइन के साथ मजा करना पसंद करती है। कोर्ट के करीबी लोगों के अनुसार रानी हमेशा उपाय जानती थी और सुबह या दोपहर में कभी नहीं पीती थी, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर ने नशीले पदार्थों की छोटी खुराक को कम करने की सिफारिश की थी। शाही दरबार का एक और प्रतीक कॉर्गी कुत्ता माना जाता था, जिसके साथ एलिजाबेथ ज्यादा नहीं दिखती थी। इन फेमस कुत्तों के लिए महारानी का प्यार बचपन से शुरू हुआ, जब बेबी लिलिबेट ने कॉर्गी को परिवार के दोस्तों जैसे देखा। उसके बाद लड़की ने लगातार अपने माता पिता से उसे एक पालतू जानवर देने के लिए कहा और 1933 में उसे एक ड्यूकी मिल गया। वह समय समय पर समाचार पत्रों के प्रकाशनों का हीरो भी बन गया। पप्पी उस छोटी राजकुमारी से पट्टे पर बहुत प्यारा लग रहा था। एलिजाबेथ II और इन पालतू जानवरों की दोस्ती के आधार पर उन्होंने एक फुल फीचर वाली एनिमेटेड फिल्म रॉयल कॉर्गी भी बनाई। An honor to meet you, ma'am. Royal selfie. Cheese steak. वैसे रानी का कैरेक्टर अक्सर विभिन्न फिल्मों में देखा जाता है। Her Royal Highness Queen Elizabeth II. सिनेमा में उनकी छवि बहुत बार दिखाई गई है, जैसे कि द नेकेड गन, द किंग स्पीक्स, स्पेंसर, द क्वीन और कई अन्य चित्र। और 2012 में एलिजाबेथ ने खुद लंदन में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के लिए समर्पित एक वीडियो में अभिनय किया। प्लान बेहद आसान था। जेम्स बॉन्ड, जो डैनियल क्रेग प्ले कर रहा था, पैलेस में ग्रेट ब्रिटेन की रानी के साथ खेलों के उद्घाटन समारोह में उनके साथ मिलता है। स्वाभाविक रूप से यह सिर्फ स्टेडियम में आने के लिए स्टंट होगा, इसलिए एक्टर को एक हेलीकॉप्टर में लोड किया जाता है और सही जगह पर महारानी पैराशूट में कूद गई। अगले वर्ष इस प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स में एलिजाबेथ को मोस्ट मेमोरेबल बॉन्ड गर्ल अवार्ड प्राप्त हुआ और उसी समय फिल्म उद्योग के पेट्रनेज के मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी यही नहीं रुकी और जून 2022 में उन्होंने पैडिंगटन बियर के साथ एक मजेदार विज्ञापन में अभिनय किया। एक कार्टून एनिमल के साथ एक चाय पार्टी को उसके शासनकाल की 70वीं एनिवर्सरी के सम्मान में उत्सव की शुरुआत से पहले दिखाया गया था और जनता बहुत खुश थी। वीडियो की कहानी इस प्रकार है। खराब स्वास्थ्य के कारण 96 वर्षीय एलिजाबेथ व्यक्तिगत रूप से उत्सव में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए वीडियो के उद्घाटन के समय दिखाया गया ये संकेत देते हुए कि रानी देख रही थी कि पैडिंगटन की कंपनी में बकिंघम पैलेस की खिड़की से क्या हो रहा था।
सिंहासन पर प्लैटिनम जुबली से 1 साल पहले एलिजाबेथ विधवा हो गई। वह कथित तौर पर अपने पति के बिस्तर पर थी जब उसकी मृत्यु हो गई और उसने स्वीकार किया कि उसकी मृत्यु एक बड़ा शून्य छोड़ गई है। उनकी शादी 73 साल से अधिक समय तक चली, जो विश्व इतिहास में सबसे लंबी शाही शादी बन गई। इंग्लैंड में उस समय लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रानी फिलिप के लिए स्मारक सेवा में अकेले बैठी थी, जिससे दुनिया भर के लोगों की सहानुभूति पैदा हुई। विदाई समारोह में उसने दृढ़ता से खड़े होने की कोशिश की और केवल उसके कांपते हाथों ने तनाव को धोखा दिया। इस अविश्वसनीय महिला ने कैमरों से दूर केवल कार में खुद को रोने की अनुमति दी। रानी छोटी छोटी बातों में भी अपने प्यारे जीवन साथी को श्रद्धांजलि देती है। उदाहरण के लिए एक टोपी पर एक काला शोक पिन लगा देती है। अपने जीवन के अंतिम महीनों में ग्रेट ब्रिटेन की रानी ने कम सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए और अपने कुछ कर्तव्यों को प्रिंस चार्ल्स को हस्तांतरित कर दिए। हालांकि उसकी बूढ़ी उम्र और दुनिया में सबसे पुराने राज्य के प्रमुख की स्थिति के बावजूद वह त्याग नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा एलिजाबेथ खुद को बूढ़ा नहीं मानती थी। 2021 में वह ओल्ड लेडी ऑफ द ईयर की उपाधि स्वीकार नहीं करना चाहती थी, जिसे बुजुर्गों के लिए ब्रिटिश ह्यूमर मैगजीन ने सम्मानित किया गया। रानी के सहायक निजी सचिव के प्रतिक्रिया में पढ़ा गया, महामहिम का मानना है कि एक व्यक्ति उतना ही पुराना है जितना वह महसूस करता है, इसलिए रानी ये नहीं सोचती है कि वह इस शीर्षक के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है और उम्मीद करती है कि मैगजीन को अधिक योग प्राप्तकर्ता मिलेगा। अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले 6 सितंबर को एलिजाबेथ द्वितीय ने बोरिस जॉनसन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और लिज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 8 सितंबर 2022 को बकिंगम पैलेस ने रानी की मृत्यु की घोषणा की। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर 2022 को वेस्टमिंस्टर एबी में हुआ था। एलिजाबेथ के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स नए राजा बनेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रिंस चार्ल्स अपनी मां के योग्य उत्तराधिकारी बनेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए शेयर करें।